हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं बच्चों। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले बच्चों आप पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि आज का कंटिन्यूएशन रहेगा ये। तो कंटिन्यूएशन देखने के लिए एटलीस्ट आपको पहले का सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और एटलीस्ट आप एक बार उसको रिवाइज भी कर लेना, मेरे नोट्स से गो थ्रू आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इस क्लास में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और चीज़ें भी ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि ये क्लास बच्चों मोस्टली प्रैक्टिकल रहेगी। हम क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि किस चीज़ों को कैसे मूव ऑन करना है, हमारे को कैसे आगे बढ़ना है चीज़ों के साथ। तो अभी तक अगर बच्चों आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में देखा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के हमने कुछ स्टेप्स देखे थे, तो मेरे साथ एक बार रिवाइज करना। स्टेप 1 था बच्चों हमारा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने का। स्टेप 2 था बच्चों प्रोग्रेस डिटरमाइन करने का, कि हमारे आज तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना प्रोग्रेस कर गया है। तो इसके दो केसेस थे, एक नोन और एक अननोन। आपको प्रोग्रेस पता है, नोन है, तो नोन निकालने के दो मेथड्स हैं, एक इनपुट मेथड और एक आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड जो था बच्चों वो था कॉस्ट इनकर टू डेट अपॉन टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड, और हमारा जो आउटपुट मेथड था वो था बच्चों वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे को हम सर्टेन हम उनको पार्टी को बिल करेंगे, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा। और बच्चों एक था अननोन, जिसमें हमारा सिंपल सा ये था कि हम ये मान लेंगे रेवेन्यू हमारा किसके इक्वल है, कॉस्ट के इक्वल है बच्चों। फिर हमारा बच्चों स्टेप 3 था, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था। तो उसका बहुत सिंपल था, हमने रेवेन्यू लिया आज तक का और उसमें से पिछले साल के रेवेन्यू माइनस कर दिए, तो हमारा रेवेन्यू आ गया इस साल का। प्लस फिर उसमें से हमने माइनस क्या करा था बच्चों, कॉस्ट टिल डेट, आज तक की कॉस्ट कितनी आई उसमें से हमने प्रीवियस ईयर की सारी कॉस्ट माइनस कर दी थी, तो हमारी इस साल की कॉस्ट आ गई थी, इस साल का रेवेन्यू आ गया, तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया था। फिर बच्चों स्टेटमेंट ऑफ स्टेप 4 में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने देखा था। तो उसमें भी कुछ खास नहीं था बच्चों। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, जो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है उसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं अमाउंट इनवॉइस टिल डेट। वो माइनस करके बच्चों जो भी अमाउंट आती है, अगर वो पॉजिटिव है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, नेगेटिव है तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। और कॉन्ट्रैक्ट एसेट, लाइबिलिटी और रिसीवेबल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिए थे, तो वो आप एक बार देख सकते हैं और उससे आपको चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आज हम सबसे पहले मूव करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं जनरली क्वेश्चन से शुरू नहीं कराता हूँ, बट ये बच्चों पार्ट 2 है, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं देखा था, तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो बच्चों मेरे साथ पहला क्वेश्चन देखिएगा। बिल्ड कंपनी एंटर्ड इनटू अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। बिल्ड कंपनी ने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए। द कस्टमर टेक्स कंट्रोल ऑफ द स्टेडियम एज कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस एंड बिल्ड कंपनी हैज नो अल्टरनेटिव व्यू फॉर द स्टेडियम। तो जो कस्टमर है वो कंट्रोल लेगा एज द कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बिल्ड कंपनी के पास इस स्टेडियम का और कोई यूज नहीं है और कोई अल्टरनेटिव व्यू नहीं है। Details of the contract activity as at 31st December 20x1, 20x2 and 20x3 are as follows। फिर बच्चों इसमें हमारे को टोटल फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 380 का। उसमें से बच्चों हमारे को ये बता रखा है हमारा प्रोग्रेस कितनी है, ये प्रोग्रेस है, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, ये प्रोग्रेस भी हमारे को क्लियर दे रखी है। फिर बच्चों इनवॉइस इशू टू द कस्टमर, आज तक कितने इनवॉइस इशू करें कस्टमर और कितना कैश आ गया उनसे, क्यूमुलेटिव है बच्चों की। मतलब 20x1 का जो 70 है वो 20x2 के 160 में वो 70 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 20x2 में कितना इनवॉइस करा सिर्फ, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, 160 माइनस 70 जो हमारा 90 बनता है। इसका मतलब 90 हमने इस साल में इनवॉइस करा है कस्टमर को। तो आप क्यूमुलेटिव का मतलब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कंपनी पॉलिसी इज टू कैलकुलेट सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन सर्टिफाइड वर्क। तो कंपनी की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो अपना सर्टिफाइड वर्क को कैलकुलेट करेगी सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से। मतलब वो जो है आउटपुट मेथड के थ्रू अपना प्रोग्रेस निकालती है। कोई इश्यू नहीं है बच्चों। तो अब मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, इसमें हमारा क्वेश्चन है रेवेन्यू। मेरे को बताओ रेवेन्यू for 20x1, revenue for 20x
20x2। और बच्चों मेरे को बताओ रेवेन्यू फॉर 20x3। तो पहले 20x1 का देख लेते हैं। तो रेवेन्यू क्या होता था हमारा बच्चों, जो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू प्रोग्रेस परसेंटेज। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 380 और इस साल की पहले साल की कॉन्ट्रैक्ट पर जो प्रोग्रेस कंप्लीशन है वो 20% है। तो 380 का 20% होता है बच्चों 76। बच्चों रेवेन्यू फॉर 20x2, अब हमारे को रेवेन्यू फॉर 20x2 निकालना है बच्चों। तो इसका एक तरीका होता था, आज तक कितनी प्रोग्रेस हुई है, मतलब जितना भी टोटल प्रोग्रेस आज तक की हुई है उसमें से हम माइनस कर देंगे पिछले साल की प्रोग्रेस। तो बच्चों हमारा आज तक की प्रोग्रेस कितनी है, 380 इंटू 65%, जो कि निकल कर आएगा आपका बच्चों 380 इंटू 65% आ गया 247। इसमें से बच्चों हमारी लास्ट ईयर की प्रोग्रेस कितनी थी, रेवेन्यू जो है वो लास्ट ईयर का माइनस हो जाएगा। ये हमारी प्रोग्रेस थी लास्ट ईयर की 380 इंटू 20%, तो ये हो गया 76। तो ये माइनस करके बच्चों क्या आ गया 247 माइनस 76 171 बच्चों हमारा रेवेन्यू हो गया 20x2 का। फिर रेवेन्यू फॉर 20x3 निकाल लेंगे। तो बच्चों हमारा 380 और इस साल में खत्म हो गया तो 380 इंटू 100 ही है। तो 380 इंटू 100%, ये हमारा हो गया बच्चों 380। इसमें से हम माइनस कर देंगे लास्ट ईयर तक की प्रोग्रेस। तो 380 इंटू 65% थी लास्ट ईयर तक, वो माइनस हो गया, वो कितना आता है 380 इंटू 65%, 247 है बच्चों। तो वो आप इसमें से माइनस कर दोगे और आपका रेवेन्यू 20x3 का आ जाएगा, जो कि है 133। तो बच्चों आपका लास्ट का भी 133 आ गया रेवेन्यू फॉर 20x3। तो आपने रेवेन्यू तो निकाल लिया तीनों सालों का। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं 20x3 में मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल्स, तो ये कैसे निकालेंगे। अब बच्चों मेरे साथ समझना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट एसेट हम कैसे निकालते थे, रेवेन्यू में से हम अमाउंट इनवॉइस टिल डेट माइनस करते हैं। तो बच्चों वो तो सिंपल है, रेवेन्यू हमारा 20x3 का कितना है, आज तक का रेवेन्यू। बच्चों ये हमेशा क्यूमुलेटिव लेते हैं, याद रखना। तो क्यूमुलेटिव लेंगे रेवेन्यू आज तक का टिल डेट, हमारा रेवेन्यू कितना है 380, क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुका है। माइनस इसमें से क्या कर देंगे अमाउंट इनवॉइस टिल डेट आज तक, तो ये भी क्यूमुलेटिव ही होगा, ये भी क्यूमुलेटिव है। ये हमारा कितना है बच्चों, दे रखा है हमारे को इनवॉइस टू कस्टमर दे रखा है 200 बच्चों। तो 200 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो 180 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ गया। उसके बाद बच्चों अब मेरे को निकालना है रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स कैसे निकलेगा मुझे एक बात बताओ भाई, आज तक का जितना अमाउंट मैंने इनवॉइस करा है क्यूमुलेटिव, माइनस अगर मैं इसमें से कर दूं मेरे को आज तक कितना टोटल पैसे आए हैं, तो मेरा रिसीवेबल निकल जाएगा। तो अमाउंट इनवॉइस्ड क्यूमुलेटिव, अमाउंट इनवॉइस्ड क्यूमुलेटिव कितना है मेरा बच्चों 200 है। तो 200 माइनस अमाउंट रिसीव्ड आज तक का टिल डेट, ये भी क्यूमुलेटिव ही होगा बच्चों। हैंड राइटिंग बहुत खराब है मेरी, प्लीज उसके लिए माफी चाहिए। बाकी चीजें मैं ट्राई करूंगा आपको सारी चीजें ढंग से समझ आए। तो अमाउंट रिसीव टिल डेट जो है हमारा बच्चों वो कितना है, हमें दे रखा है 170। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू डेट क्यूमुलेटिव 170 20x3 का है। तो 170 इसमें से माइनस हो जाएगा और हमारा रिसीवेबल आ जाएगा कितने का 30 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये वाला बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। आप ये वाली बात नोटिस करिए, आपको इसमें सारी चीजें देखने को मिलती है और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होती है। बाकी तो बच्चों मैं कभी भी ये नहीं कहता अपनी वीडियो में, मैं ऐसे क्लेम्स नहीं करता हूँ, मेरे को कोई गलत क्लेम नहीं करना है आपको कि इसमें सब कुछ कवर्ड है। ऑब्वियसली बच्चों बुक में अनलिमिटेड ज्ञान है और पेपर में कुछ भी आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि पेपर में यही आएगा, ये टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको हर चीज़ करनी है। हम एक प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा होती है या कुछ कम आता है, लेकिन आपको कैप्लन तो पढ़नी ही है बच्चों। उसका कोई आपके पास और कोई उपाय नहीं है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कैप्लन BPP आप जो भी फॉलो करते हैं वो आप ज़रूर करिएगा प्रैक्टिस।
तो अब मेरे साथ देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, जेम्स कंपनी। तो जेम्स कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर कमेंसिंग ऑन 1 Jan 2023। तो जेम्स कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी है कस्टमर के साथ फॉर बिल्डिंग हिज ऑफिस ऑन 1 Jan 2025। कोई दिक्कत नहीं है। विद एन एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट ऑफ 31 December 2026। बच्चों ध्यान दो, 1 January 2025 को एंटर कर रहे हैं और 31 December 2026 को हमें ये कंप्लीट करके देना है। इसका मतलब 2025 और 2026 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था बच्चों, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द एसेट इज पास टू द कस्टमर एज कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल ट्रांसफर होगा। एंड जेम्स कंपनी डज नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव यूज फॉर द एसेट। जेम्स कंपनी को इस बिल्डिंग का और कोई यूज नहीं है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज मेजर्ड बाय रेफरेंस टू वर्क कंप्लीटेड टू डेट। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे को ये बता रहा है कि आउटपुट मेथड के थ्रू हम अपनी प्रोग्रेस निकालेंगे, ओके। इन द फर्स्ट ईयर टू 31 December 2025 सर्टिफिकेट्स ऑफ वर्क कंप्लीटेड हैव बीन इशूड टू द वैल्यू ऑफ 7,50,000, ठीक है। द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 15 lakh और $1.5 million। अमाउंट इनवॉइस टू द कस्टमर एज एट 31 December 2025 इज 6,25,000। तो आज तक 6,25,000 तक की बिलिंग हुई है कस्टमर को, ठीक है। नो पेमेंट्स हैड बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीवेबल एट ईयर एंड। अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है बच्चों। Required, what is the amount of revenue recognized in the financial statements of James Company at 31 December 2025? तो कितना रेवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज करना है जेम्स कंपनी की बुक में। एंड व्हाट एंट्रीज वुड बी मेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December 2025। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीजें हैं बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे साथ देखिएगा। तो हमें सबसे पहला स्टेप तो बच्चों यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोग्रेस निकालेंगे सबसे पहले। लेट्स कैलकुलेट द प्रोग्रेस। तो बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000 और टोटल है 15 lakhs। तो मेरा ये आ गया प्रोग्रेस 50% का। 50% की बच्चों प्रोग्रेस है मेरी आज तक की। फिर आगे देखते हैं स्टेप 3 बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ P&L, रेवेन्यू निकालते हैं अपना। तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 15 लाख है, 15 लाख इंटू प्रोग्रेस परसेंटेज। तो ये आ गया हमारा 7,50,000। बच्चों कॉस्ट का देख लेते हैं। कॉस्ट का हमें कुछ बता रखा है, तो कॉस्ट हमें कुछ बता नहीं रखी है बच्चों अभी तक की। तो हम अपना P&L का प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा रेवेन्यू हो गया। अब इसमें से बच्चों अगर मैं आज तक की अमाउंट इनवॉइस माइनस कर देता हूँ, हमने अभी तक कस्टमर को कितना इनवॉइस करा है, तो वो अमाउंट है 6,25,000। 6,25,000 हमने आज तक इनवॉइस करा है। इसमें से माइनस कर दिया मैंने, तो हमारा ये निकल कर आ गया 1,25,000 बच्चों। तो ये अमाउंट क्या है, ये 1,25,000 है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमारा निकल कर आ गया। अब हमारे को और एक क्या चीज़ निकालनी थी, रिसीवेबल बच्चों। ध्यान देना, रिसीवेबल कैसे निकलेगा। आज तक कितना अमाउंट इनवॉइस करा है, कितना अमाउंट इनवॉइस करा है बच्चों अभी तक हमने, $6,25,000। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितनी पेमेंट मिली, पेमेंट रिसीव्ड कितनी मिली है बच्चों, ठेंगा मिला है बच्चों, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जैसे कि हमें बता रखा है कि नो पेमेंट्स हैड बीन रिसीव्ड, तो पेमेंट रिसीव कर देंगे 0 और हमारा रिसीवेबल कितने का बनकर आ जाएगा, $6,25,000। होप करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों। अब आगे मूव करते हैं। अब बच्चों अपना आज की क्लास का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा और चीजें समझने वाली है। तो समझने पे फोकस रखना, ज्यादा क्रैमिंग और उन सब चीजों पे फोकस आज मत रखना। तो मेरे साथ आज का हेडिंग लिख लो, कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बच्चों अब हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे और देखेंगे उसको रेवेन्यू में हम कैसे देखते हैं और कैसे दिखाते हैं बच्चों। तो अब हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहली आज की है बच्चों हमारी प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट।
तो बच्चों प्रिंसिपल और एजेंट आज पहला टॉपिक है हमारा। तो समझते हैं प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप कैसी होती है बच्चों। तो बच्चों प्रिंसिपल और एजेंट क्या करता है, फॉर एन एग्जाम्पल मानो मेरी फैक्ट्री है और मैं उसमें शूज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है। अब मैं तो बच्चों शूज़ मैन्युफैक्चर करने में बिजी रहता हूँ, मेरा तो पूरे दिन का काम रहता है मैन्युफैक्चरिंग देखना, लेबर को संभालना, फंड्स देखना और ये सारी चीज़ें करना। अब सेल के मेरे पास सेल मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास लोग नहीं है जो सेल कर। तो मेरे पास एक एजेंट आता है, वो कहता है सर मैं आपका माल बिकवा दूंगा, तो मैं आपका सर माल बिकवा दूंगा और मैं जो है इस पे जो भी सेल होगी उसकी 5% कमीशन दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है जी आप 5% कमीशन ले लो। तो बच्चों अब इस केस में मेरे को एक बात बताओ, मैंने कोई माल एजेंट को दिया बेचने के लिए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है भाई। मैंने फैक्ट्री में जूते बनाऊंगा, मेरी क्वालिटी सही होनी चाहिए, तभी एजेंट की तो सिर्फ बेचने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एजेंट की उसके प्रति जो उसको पैसा मिलेगा वो उसकी फीस है, उसकी कमीशन है, और मेरे लिए जो आएगा वो है मेरा रेवेन्यू जो मैं शूज़ बेच के कमाऊंगा। अब मान लो बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और स्विगी। बच्चों स्विगी हम सब ने करा होगा, स्विगी जोमेटो। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ इसका यहाँ पे, बट एक नॉर्मल सी आपको एक बात बता रहा हूँ, स्विगी जोमेटो हम सब ने करा। उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, मान लो आपको आज पिज़्ज़ा मंगवाने का मन है, आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आप गए, आपने पिज़्ज़ा लिखा, सबसे पहले आया डोमिनोज, आपने कहा और कौन ढूंढेगा, डोमिनोज पे जाओ, डोमिनोज की क्वालिटी हमें पता है, ठीक है। आप डोमिनोज पे गए, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा 400 रुपये का। बच्चों 400 रुपये आपकी अमाउंट बनी, जिसमें 50 रुपये स्विगी की कमीशन है। 350 का पिज़्ज़ा है, 50 रुपये स्विगी की कमीशन। आपने 400 रुपये एजेंट को पे कर दिए, आपने स्विगी के प्लेटफॉर्म पे वो पैसा पे करा, और अब वो ऑर्डर चला गया है डोमिनोज के पास, डोमिनोज आपको डिलीवरी दे दे। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर मैं आपको बोलूं तो एजेंट का रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 50 रुपये। सर ऑब्वियस सी बात है ना, जो उसकी कमीशन है वही तो रेवेन्यू होगा भाई। 350 तो डोमिनोज के हैं, डोमिनोज का रेवेन्यू है 350, और 400 तो रेवेन्यू हो ही नहीं सकता, 400 तो टोटल कैश रिसीव्ड है, उसमें से सिर्फ जो उसकी कमीशन बनती है उतना ही तो रेवेन्यू होगा। बिल्कुल बच्चों, तो ये टॉपिक IFRS 15 ने सॉल्व करा। बच्चों पहले के टाइम में क्या होता था, IFRS 15 जब नहीं था और ये वाली चीज़ों के बारे में IFRS 15 बात नहीं करता था, तो एजेंट जो था वो पूरी रेवेन्यू अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता था और उसको कॉस्ट में से माइनस करता था। देखा जाए तो अगर मैं अपने रेवेन्यू में, स्विगी अपने रेवेन्यू में 400 रुपये ऐड कर दे और 350 कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाकर 50 ही बचा नेट। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या स्विगी का कभी भी रेवेन्यू $400 था? कभी भी नहीं था। $400 तो कभी भी उसका रेवेन्यू नहीं था, उसका तो रेवेन्यू ही टोटल $50 था, उसको तो मतलब ही $50 से था। तो ये IFRS 15 ने प्रॉब्लम सॉल्व करी और उसने बताया कि नहीं जी, आप $50 ही अपनी बुक्स में दिखाइए, आप अपनी रेवेन्यू $50 ही दिखाइए, और प्रिंसिपल ग्रॉस रेवेन्यू दिखाएगा जो उसने स्विगी कमीशन काटने के बाद उसको रिसीव हुआ। तो बच्चों ऐसे करके ये IFRS 15 बना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल का, आप मेरे साथ अब लिख भी सकते हैं। एंटिटी कंट्रोल्स, प्रिंसिपल का पहले लिखो, एंटिटी कंट्रोल्स द गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों प्रिंसिपल, मोटा मोटी बात तो ये, जो एंटिटी कंट्रोल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को वो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कंट्रोल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, और जो एजेंट होता है एंटिटी which arranges for goods or goods and service to be provided by the other party। तो बच्चों यहाँ पे जो एजेंट है, पहले तो प्रिंसिपल का समझ लेते हैं। जो एंटिटी कंट्रोल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रिंसिपल है, और एजेंट का बच्चों एंटिटी अरेंजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय द अदर पार्टी। तो ये जो है सिर्फ एक एजेंट का काम करेगा, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो रेवेन्यू है,
इसका रेवेन्यू हो गया ग्रॉस रेवेन्यू, भाई टोटल रेवेन्यू इसका पार्ट बनेगा, ग्रॉस रेवेन्यू इसका पार्ट बनेगा, और इसका रेवेन्यू सिर्फ फीस और कमीशन, फीस या कमीशन ही सिर्फ इसका रेवेन्यू होगा। तो बच्चों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको कुछ कुछ चीजें अब समझ आ गई होंगी। अब मेरे साथ इसका एक एग्जांपल देखना। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, टिकट्स रस कंपनी, अ टिकट्स रस कंपनी अ टिकट एजेंसी सेल्स टिकट टू अ थिएटर शो फॉर $100। भाई ये जो टिकट्स रस कंपनी है ये एक टिकट एजेंसी है और ये थिएटर शो की टिकट सेल करती है $100 की, ठीक है। टिकट्स रस कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द टिकट प्राइस, ठीक है, एंड पासिस द रिमाइंडर टू द थिएटर। द टिकट्स आर नॉन रिफंडेबल एंड देयर इज नो सेल्स टैक्स, ठीक है। तो बच्चों टिकट्स, ये जो टिकट एजेंसी कंपनी है ये थिएटर शो की टिकट सेल करती है। जैसे कि हम बुक माई शो से टिकट खरीदते हैं वैसे ही टिकट थिएटर जो है ये टिकट एजेंसी जो है टिकट्स रस कंपनी, ये इस थिएटर शो की टिकट्स बिकवाती है, ये एजेंट है। तो इसका उस टिकट की कमीशन में 5% रहता है, भाई टिकट प्राइस में 5% कमीशन रहता है, और बाकी जो है वो रिमाइंडर टिकट थिएटर को पास ऑन कर देती है, ठीक है। द टिकट्स आर नॉन रिफंडेबल एंड देयर इज नो सेल्स टैक्स। तो ये जो टिकट्स है वो नॉन रिफंडेबल रहती है बच्चों, और इस पे कोई सेल्स टैक्स भी नहीं है, ठीक है। भाई नॉन रिफंडेबल टिकट और सेल्स टैक्स भी नहीं है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल पीरियड। तो बच्चों यहाँ पे हमारे को क्या निकालना है, बेसिकली हमारे को रेवेन्यू निकालना है किसका, एजेंट का। बच्चों एंट्री देखना मेरे साथ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैश कितना आएगा, एजेंट के पास कैश कितना आएगा। उसके पास कैश आ जाएगा $100 का, उसने एक टिकट बेची, कैश आ गया $100। अब बच्चों मुझे बताओ उसका रेवेन्यू कितना है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, उसका रेवेन्यू क्या होगा, उसकी कमीशन जो कि है 5% ऑफ $100, तो $5 उसकी कमीशन हो गई। टू बच्चों कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ये अमाउंट तो पेबल है, ये तो हमारे पेबल्स हैं, ये तो हमारे को थिएटर शो वाले को देना है ₹95, तो 95 रुपीज़ तो हमारे को थिएटर को देनी है वापस। तो ये हम अपने रेवेन्यू में कैसे दिखा दें, इसलिए बच्चों यहाँ पे ये एंट्री बनी $95। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें अब यहाँ पे समझ आई हो, और फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से इस नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कमेंट्स में भी डालकर बता सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। अब बच्चों नेक्स्ट अपना अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है बच्चों रीपरचेज अग्रीमेंट। तो ये क्या है सर, इस बला का क्या मतलब है, तो समझते हैं बच्चों क्या मतलब है इसका। रीपरचेज अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये रीपरचेज अग्रीमेंट्स बच्चों, एंटिटी ने एक एसेट बेचा, एंटिटी सेल्स एन एसेट। मान लो एंटिटी ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग बेची, ठीक है जी, प्लस ऑल्सो गिव्स अ प्रॉमिस और have an option to repurchase the asset, ठीक है जी। भाई एंटिटी के पास एंटिटी ने, मैं आपको समझाता हूँ सारा। मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एसेट बेचा, किस अमाउंट बेचा बच्चों, मान लो $100, $100 करोड़ पे ये एसेट बेचा, और मिस्टर बी ने ये ऑप्शन दे दिया, या मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल दिया कि मिस्टर ए जो है ये आज से आफ्टर 3 years या आफ्टर 2 years
ये एसेट मेरे से 120 करोड़ में वापस ले लेंगे या ले सकते हैं। बच्चों अब ये समझना क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी एक बिल्डिंग है, आपने उसको बेच दिया, तो आपका तो अगर देखा जाए, अगर सिर्फ हम इस ट्रांजैक्शन को सोचें तो क्या इससे हमें भाई यही लगता है नॉर्मल, पर हमने सेल कर दी अपनी बिल्डिंग, नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन। बट बच्चों मिस्टर बी ने ये ऑप्शन दिया कि आप 2 साल बाद इसको 120 करोड़ पे खरीद सकते हो, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको खरीदना पड़ेगा। बच्चों मुझे अब एक बात बताओ, मिस्टर ए ने जो एसेट बेचा और मिस्टर बी से उसने वापस खरीद लिया, तो इस ट्रांजैक्शन का तो कोई सेंस ही नहीं बना। भाई बेचकर खरीद लिया आपने 2 साल बाद, तो इसका सेंस क्या बना? आप इस एसेट को यूज भी कर रहे हो, आपने यूज भी कर लिया इस एसेट को, और आपने इसको वापस भी खरीद लिया। तो बच्चों कुछ झोल तो लग रहा है। अब समझना, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। बच्चों जो कृष्ण जी थे, लॉर्ड कृष्णा, उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी, जो उनकी मदर थी जिन्होंने उनको बर्थ दिया, वो थी देवकी जी। देवकी जी ने कृष्ण जी को बर्थ दिया, बट उनको पाला किसने? उनको पूरी लाइफ पाला यशोदा मैया ने, यशोदा माता ने। अब मुझे एक बात बताओ, देवकी जी ने बर्थ देकर यशोदा माता को दे दिया कृष्ण जी। कृष्ण जी पूरी लाइफ बचपन से रहे उनके साथ ही, और आज भी हमारे को भी, बहुत लोगों को तो देवकी जी का नाम भी नहीं पता, देवकी माता का नाम भी नहीं पता। हमारे को नाम पता है यशोदा मैया का, यशोदा माता का पता है। ऐसा क्यों बच्चों? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यहाँ पे कृष्ण जी जिनके साथ उन्होंने पूरी लाइफ टाइम स्पेंड करी, उनके साथ उनकी स्टोरीज है, उनके साथ उनकी बातें हैं। तो हमारे को भी ध्यान वही रहता है, हमारे को भी यही रहता है कि उनकी मदर थी यशोदा माता, बट असली में उनकी बायोलॉजिकल मदर थी, जिन्होंने उनको असली में बर्थ दिया था, वो थी देवकी माता। बट हम यहाँ पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म हम लगाते हैं और यही बोलते हैं कि यशोदा माता ही थी उनकी मदर। तो ऐसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म यहाँ पे भी है बच्चों। ए से बी को बिल्डिंग बेची गई और बी से ए ने वापस खरीद ली 2 साल बाद, तो भाई इसकी सेंस क्या बनी? इसकी सिंपल सेंस हम ये मानेंगे बच्चों, ये कुछ नहीं है, दिस इज अ लोन, दिस इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट, दिस इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है बच्चों। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 100 करोड़ डॉलर में बिल्डिंग बेची और उसके बाद 120 करोड़ डॉलर में वापस खरीद ली। हम इसको मानेंगे ये कोई सेल परचेज नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ एक लोन है। बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है इसमें, बट कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमारे पार्ट में, अभी हमारे को एफआर के पेपर में तो नहीं देखने को मिलती, एसपीआर में कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स आएंगी, बट अभी हम चीज़ें वही देखते हैं जो हमारे कोर्स में है। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट हम इसको मानेंगे बच्चों। भाई हमारे को एक चीज़ क्लियर है, अगर 100 करोड़ डॉलर ने मिस्टर बी ने 100 करोड़ डॉलर मिस्टर ए को दिए बिल्डिंग के बदले और 120 करोड़ डॉलर 2 साल बाद वापस ले लिए, तो हम ये मानेंगे भाई 100 करोड़ डॉलर तो आपका इंटरेस्ट है बच्चों, कुछ नहीं है, दिस इज अ मेयर इंटरेस्ट। वो 100 करोड़ डॉलर, सॉरी 100 करोड़ डॉलर जो है वो आपने लोन दी, और 20 करोड़ डॉलर जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पर पे करी, दिस इज नॉट बट ओनली इंटरेस्ट, दिस इज द फाइनेंस कंपोनेंट अटैच्ड टू दिस ट्रांजैक्शन। तो बच्चों अब देखो मेरे साथ, इफ रीपरचेज प्राइस is more than original sales price, then it is a financial arrangement.
इट इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो बच्चों अगर रीपर्चेज प्राइस जो है, हम यही मानेंगे, अगर रीपर्चेज प्राइस ओरिजिनल सेल्स प्राइस से ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पे तो आपने कोई बिल्डिंग नहीं ली, कोई कंट्रोल नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ एक लोन की बात, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, दिस इज अ लोन, ये लोन है और कुछ नहीं। तो बच्चों अब मेरे साथ एक एग्जांपल देखना है इस पे। ओरिजिनल सेल्स प्राइस है, मान लो बच्चों $50,000 और रीपरचेज प्राइस है $56,000, $56,000। $50,000 है ओरिजिनल सेल्स प्राइस और रीपरचेज प्राइस है $56,000 बच्चों। ये एसेट मान लो एक साल, यही ऑप्शन इसमें यहाँ पे यही दे रखा है कि एक साल में इसको वापस खरीद लिया जाएगा। आज ईयर की बिगनिंग है और ईयर एंड पे इसको खरीद लिया जाएगा वापस। तो बच्चों आप मुझे बताओ पहली एंट्री क्या होगी? नहीं, पहले तो आपके पास कैश आया, कितना कैश आया बच्चों? 50,000 या 56,000? 50,000 बच्चों। आपके पास कैश आया, ओरिजिनल सेल्स प्राइस था 50,000, तो आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, 50,000। फिर बच्चों सेकंड, अब मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड के टाइम की एंट्रीज कर रहे हैं हम। इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है बच्चों? क्या मैं कह सकता हूँ 50,000 का लिया था, 56,000 का वापस दे रहे हैं, 50,000 का लोन था, 56,000 वापस दिए जा रहे हैं, तो 6,000 इंटरेस्ट है। तो क्या मैं बोल दूं मेरा फाइनेंस एक्सपेंस जो है वो है अकाउंट डेबिट 6,000 टू बच्चों लोन अकाउंट। भाई 6,000 मेरा फाइनेंस एक्सपेंस भी हमने ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर दिया, 6,000 का फाइनेंस एक्सपेंस चला जाएगा हमारे पीएनएल में। अब बच्चों थर्ड एंट्री और लास्ट ईयर एंड पे क्या होगी? पेमेंट, लोन वापस करोगे आप, तो एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट। भाई आपकी लाइबिलिटी हो गई खत्म, यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी खत्म हो गई, तो डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपके पास से कैश चला जाएगा, कितना जाएगा बच्चों? 50,000 ओरिजिनल सेल्स प्राइस प्लस 50,000 का लोन प्लस 6,000 इंटरेस्ट, तो 56,000 लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 56,000 से कैश अकाउंट कम हो जाएगा। तो बच्चों होप करता हूँ आपको कुछ चीजें इसमें समझ आई होंगी। अब आगे देखो मेरे साथ, नेक्स्ट टॉपिक थर्ड, सेल्स विद अ राइट ऑफ रिटर्न। बच्चों सेल्स विद अ राइट ऑफ रिटर्न, मेरे को एग्जांपल दे सकते हो? इसका कोई एग्जांपल है? बहुत कॉमन है, आप बहुत यूज करते होंगे। इसका एग्जांपल है बच्चों अमेजोन, इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये एग्जांपल है किसके? सेल्स विद अ राइट ऑफ रिटर्न के बच्चों। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं समझाता हूँ आपको ये चीज क्या है। बच्चों मानो आपने सेल करी और आपने 10,000 यूनिट्स बेचे और आपने राइट ऑफ रिटर्न दिया है कस्टमर को, आपने कस्टमर को दे दिया राइट ऑफ रिटर्न। कस्टमर इसको रिफंड कर सकता है, आपको रिटर्न कर सकता है और पूरे पैसे वापस ले सकता है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पूरी सेल मान लूँ अपनी? क्या जो मैंने आज के दिन बेचा, क्या मैं पूरी सेल मान लूँ? बच्चों वो सेल कैसे है? भाई आपको तो रिफंड भी करना पड़ सकता है, तो इसको हम पूरी सेल नहीं मानते बच्चों। आईएफआरएस ने ये वाले कंसर्न देखा, ये प्रॉब्लम देखी और इसके बाद इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आई, कुछ चीज़ें आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ बच्चों, प्रैक्टिकली। बच्चों ये एग्जाम्पल मेरे साथ नोट करिएगा। सेल ऑफ 1,000 प्रोडक्ट्स एट
$50 each. Entity cost per product ये है $30. एंटिटी कॉस्ट पर प्रोडक्ट है हमारी $30 की बच्चों. कस्टमर कैन रिफंड within 30 days. And receive full refund using expected value method. Entity estimates $30 products will be returned. अब बच्चों मेरे साथ देखो, कस्टमर कैन रिफंड, मेरे साथ पूरा क्वेश्चन देखना बच्चों. सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न का ये एग्जांपल है. सेल्स ऑफ 1000 प्रोडक्ट्स आपने करी, आपने 1000 प्रोडक्ट्स बेचे $50 के. एंटिटी को एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है $30 की बच्चों. ठीक है, $30 की एंटिटी को कॉस्ट पड़ती है. कस्टमर के पास रिफंड करने का, कस्टमर कैन रिफंड विद इन 30 डेज. कस्टमर 30 दिन में रिफंड कर सकता है और पूरा आपसे अमाउंट ले सकता है वापस. एंटिटी एस्टिमेट्स 30 प्रोडक्ट्स विल बी रिटर्न. तो भाई आपने 1000 प्रोडक्ट बेचे, $50 का आपने बेचा, $30 आपको कॉस्ट पड़ती है और आप ये एस्टिमेट करते हो कि भाई 30 प्रोडक्ट्स तो मेरे पास वापस आएंगे. तो भाई आपने एस्टिमेट करा 30 वापस आएंगे 1000 में से. अब बच्चों इसकी एंट्री क्या कोई कर सकता है? मैं ही कराता हूँ और फिर आप बाद में भी चेक करना कि क्या आप ये खुद भी समझ पाए, कर पाए. बच्चों पहली एंट्री, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास कैश कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट, आपके पास कुछ कैश आया होगा. कितना कैश आया होगा बच्चों? 1000 यूनिट्स बेचे $50 का, तो $50,000 का तो कैश अभी आया होगा. भाई 1000 यूनिट्स बेच तो दिए हैं, रिफंड होंगे तो बाद में पैसे जाएंगे. अब बताओ बच्चों मेरे को, टू रेवेन्यू में कितना अमाउंट आएगा? जो रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू तो वही होगा ना जो हम ये मानेंगे कि ये इसमें से कुछ रिफंड नहीं होगा. तो वो कितना है भाई? 1000 आपने माना टोटल प्रोडक्ट्स आपने बेचे थे, इसमें से 30 आपने माना वापस आएंगे. तो क्या मैं कह सकता हूँ 970 आपने माना कि ये तो सेल हो गई परमानेंट, तो इस पे मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूँगा मैं. कितने पे? 50. 970 × 50, तो ये अमाउंट बच्चों आपकी आ गई 48,500. मैं एक बार कैलकुलेट भी कर लेता हूँ. 970 × 50, ये आ गई बच्चों आपकी अमाउंट 48,500 की बच्चों. तो ये अमाउंट आ गई आपकी बच्चों. टू रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो गया बच्चों. अब क्या आएगा? जो आप रिफंड कर सकते हो, जो अमाउंट आपको रिफंड करनी पड़ सकती है, क्या मैं कह लूँ वो एक तरीके से एडवांस है या लाइबिलिटी है आपकी? तो टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी. अमाउंट बताओगे बच्चों? 30 प्रोडक्ट्स इंटू 50, तो 1500 की आपकी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ गई और ये एंट्री हो गई क्लोज. तो बच्चों आपने रेवेन्यू तो सही रिकॉर्ड कर लिया. अब जो मेन मुद्दा आता है वो है ये, और ये मेरे साथ समझना. बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री आपका एसेट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी वो कॉस्ट होती है जो आपने अपने गुड्स सोल्ड पे इंकर करी. एक मेरे को बात बताओ, आपने 1000 प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री से चले गए, $30 की उनकी कॉस्ट थी, तो आपका एक एसेट तो खत्म हो गया. तो टू इन्वेंट्री आपने एक एसेट तो आपका खत्म हो गया, ये क्रेडिट कर दिया आपने. और किस अमाउंट से करा बच्चों? 30,000 आइटम्स आपने गए इन्वेंट्री से, किस अमाउंट के? 30 के. तो 30,000 की आपने इन्वेंट्री को
हटा दिया। डेबिट क्या होगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो गया बच्चों। ये क्यों डेबिट हुआ? भाई मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री से जब सामान गया तो वो जाकर बिक गया। अब एक जगह आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा होता है, उसी को मैच करने के लिए आप उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते हो। तो भाई आपने 1000 यूनिट्स बेचे थे 50 पे और आपकी कॉस्ट थी 30, तो यहाँ पे आपने कॉस्ट एक डेबिट कर दी। तो 50,000 रेवेन्यू और कॉस्ट इसकी 30,000। लेकिन 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 तो बच्चों यहाँ तक तो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दिक्कत है। मैंने अभी क्या बोला? रेवेन्यू 50,000 और कॉस्ट 30,000। बट बच्चों यहाँ पे मेरे को बताओ रेवेन्यू कितना आ रहा है? कितना रेवेन्यू आ रहा है? 48,500। अरे सर ये क्या हो गया? अरे बच्चों रेवेन्यू तो वही है ना, जितनी मैं ये मानूंगा मेरी कॉस्ट, अब जितना मैं ये मानूंगा भी मैं सेल पक्की पक्की कर रहा हूँ। बच्चों मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू को आपको मैच करना है कॉस्ट से, बट कॉस्ट में तो आपने 1000 का डाल दिया। भाई यहाँ पे तो आपने 1000 यूनिट्स का डाल दिया और वहां पे आप 970 का दिखा रहे हो। तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? कॉस्ट को तो हमने ओवरस्टेट कर दिया। तो बच्चों हमारे को यहाँ पे करना पड़ेगा कॉस्ट को ठीक। और एक एंट्री पास होगी क्या? एसेट राइट टू, एक मिनट, एसेट राइट टू रिकवर प्रोडक्ट अकाउंट डेबिट टू COGS। सर ये क्या आ गया? ये तो हमने आज तक नहीं सुना। तो कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। बच्चों आपने जो इन्वेंट्री गई वो तो चली गई, तो आप इन्वेंट्री को तो डेबिट नहीं कर सकते। भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने क्यों करा ये तो आपको समझ आ रहा होगा। हमारे को अपना मैच करना है, तो 30 से हमने इसको वापस कर दिया, 30 × 30 900। अब ये एसेट क्या है बच्चों? अब आपके पास एक राइट टू रिकवर तो है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप गुड सोल्ड करते हो और उसके बाद आपके पास रिफंड आती है, तो आपको कस्टमर से वो राइट तो मिलता है एसेट वापस लेने का, कि भाई अगर आप पैसे वापस लोगे तो मेरे पास भी राइट है आपसे गुड्स वापस लूंगा। आपने पैसे तो वापस कर दिए, तो गुड्स भी तो वापस आएंगे। तो वो गुड्स जो वापस आएंगे वो भी तो आपका एसेट है। कॉस्ट तो सारी दिख रही है, इन्वेंट्री तो आपने हटा दी, बट एक राइट है आपके पास। ये राइट जो है ये आपको वो गुड्स वापस दिलवाएगा जब आप रिफंड करोगे। तो ये गुड्स कितने के वापस आएंगे बच्चों? वही 30 यूनिट्स आएंगे वापस। 30 यूनिट्स आएंगे और किस भाव के आएंगे? $30 के। तो $900 ये, और एंट्री हो गई बच्चों टैली। चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है करने में। बच्चों मेरे को थोड़ा सा लगता है आपको कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं है, मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ ये क्वेश्चन देखो बच्चों। तो क्वेश्चन 4, क्वर्की कंपनी इज एन ऑनलाइन क्लोथिंग रिटेलर। भाई क्वर्की कंपनी जो है वो ऑनलाइन क्लोथिंग रिटेलर है, क्लोथ बेचती है ऑनलाइन। कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू रिटर्न आइटम्स विद इन 28 days ऑफ परचेज फॉर अ फुल रिफंड। तो भाई कस्टमर के पास राइट है कि वो 28 दिन में रिफंड कर सकते हैं और पूरा पैसा अपना वापस ले सकते हैं 28 दिन आफ्टर परचेज। ठीक है, इफ दे डू नॉट फिट और आर अदरवाइज नॉट सुटेबल। भाई ये रिफंड इस कंडीशन में होगी कि भाई आपको या तो फिट नहीं हुआ या फिर कोई भी चीज़ सूटेबल नहीं है आपके लिए, कपड़ा सूटेबल या वॉट एवर रीजन इट इज। हमें वहाँ पे फोकस नहीं करना, हमारा मुद्दा है अकाउंटिंग, तो हम वही रहते हैं। इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2018, लास्ट हफ्ते में दिसंबर 2018 के क्वर्की कंपनी ने 200 ड्रेसेस बेची $400 पे। ठीक है भाई, लास्ट वीक में दिसंबर के ईयर एंड से पहले आपने 200 ड्रेसेस बेच दी $400। द ड्रेसेस कॉस्ट $250 ईच। ड्रेस की कॉस्ट है $250, आपने बेच दी 400, तो 150 प्रॉफिट हो गया। क्वर्की कंपनी हैज़ एन एक्सपेक्टेड एवरेज लेवल ऑफ रिटर्न्स ऑफ 25%। भाई क्वर्की कंपनी को ये पता है मेरी 25% आइटम्स तो वापस आ जाते हैं, 25% तो रिफंड होती है। None of the dresses sold in the final week of December 2018 have been returned by the end of the month। तो बच्चों अभी तक तो पूरा दिसंबर खत्म हो गया है, कोई रिटर्न अभी तक तो नहीं आई।
बट अभी भी उनके पास 3 हफ्ते तो बचते ही हैं। 28 दिन में एक हफ्ता चला भी गया, 7 दिन चले गए, तो 21 डेज तो उनके पास अभी भी बचते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब राइट तो अभी तक कस्टमर के पास है। तो अभी तक तो मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी सेल पूरी हुई है। तो अब देखते हैं मैं क्या सेल मान सकता हूँ बच्चों। मुझे ये बताओ मेरे पास कैश कितना आया होगा। पहली एंट्री, जब मैंने गुड्स बेचे, कैश कितना आया होगा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, किस अमाउंट से। 200 ड्रेसेस बेची सर, किस अमाउंट हुए थी, 400 का। तो ये हो गया 80,000। 80,000 कैश आया है हमारे पास, ठीक है। टू रेवेन्यू बच्चों, अब रेवेन्यू बताओ क्या होगा, गैस कर सकता है कोई। भाई 200 ड्रेसेस बेची और 25% आप मानते हो वापस आएगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ 200 का 25% बनता है 50। बच्चों 50 ड्रेसेस मानते हो आप वापस आएगी, तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई 150, 200 में से 50 वापस आएगी, तो 150 की सेल पक्की हो गई। ठीक है सर, तो 150 की सेल तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। 150 की सेल एट 400 रिकॉर्ड कर दी। ये अमाउंट बनी आपके बच्चों 60,000। 60,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। टू कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब जो रिटर्न आ सकती है, जो हम एस्टिमेट करते हैं रिटर्न आएगी, वो हम कंटिंजेंट लायबिलिटी में डाल देते हैं। तो ये कितने हैं, 50 ड्रेसेस इंटू 400। ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये अमाउंट बन गई 20,000 की बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक तो हमारे को समझ आ गया। आगे का बताओ। ठीक है, आगे का बता देते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ एंट्री अगली क्या होगी। मेरी 400 की जो मैंने ड्रेस बेची वो वैल्यू रखती है 250 की। तो मुझे अब दूसरी एंट्री बताओ मेरी। भाई कॉस्ट भी तो अब लगानी है, तो COGS अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये डेबिट हो जाएगा। क्यों भाई, कॉस्ट दिखाओ ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, कॉस्ट भी तो दिखाओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। भाई एसेट चला गया, इन्वेंट्री चली गई, तो वो क्रेडिट हो गई। कितने से बच्चों, अमाउंट बताओ। क्या मैं कह सकता हूँ भाई हम अभी इन्वेंट्री तो मेरी चली गई है, कितने से, कितनी इन्वेंट्री चली गई बच्चों, 200 ड्रेसेस बेची और क्या भाव था, 250 के भाव पे। तो 200 इंटू 250 जो मेरा बनता है 50,000 बच्चों। ये अमाउंट बनती है 50,000। तो 50,000 मैं इन्वेंट्री में क्रेडिट कर दूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर दूंगा। भाई 50,000 का खर्चा, बट ये 50,000 का खर्चा बच्चों पूरे 200 पे है। मैं ये मानता हूँ मेरी सेल तो 150 की हुई, 50 तो वापस चली जाएगी। तो क्या मेरे को खर्चा अपना रिवर्स करना है, बिल्कुल करना है। तो तीसरी एंट्री अपनी वही, एसेट राइट टू रिकवर प्रोडक्ट अकाउंट डेबिट टू COGS। ठीक है जी, टू COGS। तो ये एंट्री कितने से होगी बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन है। आप भी तो कुछ ट्राई करो, या मैं मान लेता हूँ आपको ये भी नहीं आता, मैं ही बता देता हूँ। चलो तो बच्चों मुझे बताओ आप क्या मानते हो कितनी रिटर्न आएगी। 50 की 25%, 50 आइटम्स रिटर्न आ जाएंगे। किस भाव के, 250 के। ये आप कॉस्ट में से हटा दोगे, तो 50 इंटू 250 ये आपका बनता है बच्चों 12,500। 12,500 से आप क्रेडिट कर दोगे अपनी कॉस्ट को, और एक एसेट दिखा दोगे कि ये आपका राइट है, आपके पास राइट है। जब आप वो पैसे वापस करोगे तो वो रिटर्न लेने का, गुड्स वापस लेने का, तो आपके पास एक राइट डेबिट हो गया एसेट वापस लेने का। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। तो ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स बच्चों। अब ये देखो ये क्या होती है बच्चों। कंसाइनमेंट का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो कंसाइनमेंट का मैं एग्जांपल मान सकता हूं कि नाइकी और एडिडास। बच्चों फॉर एन एग्जांपल समझो, मैं नाइकी हूँ, मैं नाइकी के जूते बनाता हूँ,
जॉर्डन्स बनाता हूँ, मान लो मैं नाइकी हूँ, मेरे पास जॉर्डन्स मैंने बनाए हैं, मेरे पास स्टॉक पड़ा है जॉर्डन्स। बहुत फेमस जूते हैं बच्चों, अगर किसी को पता नहीं है तो जॉर्डन्स आर अ वेरी फेमस काइंड ऑफ शूज़, काफ़ी फेमस है यंगस्टर्स में। तो मान लो मैंने जॉर्डन्स बनाए, जॉर्डन्स का मेरे पास स्टॉक पड़ा है। अब मेरा जो इसमें बच्चों दो लोग होते हैं, दो पार्टीज होती है इसमें। एक होता है कंसाइनर और दूसरा होता है कंसाइनी। तो मैं नाइकी हूँ, मैं कंसाइनर हूँ। कंसाइनी मान लो मेरा एजेंट है जो स्टोर चलाता है। उसने कहा सर मेरे को आपके पास कितने जॉर्डन पड़े हैं? मैंने कहा यार मेरे पास अभी 1000 तो पड़े होंगे। वो तो सारे दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं आपको। बच्चों इसमें क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। मैंने कंसाइनर को जब मैंने कंसाइनी को गुड्स भेजे, नाइक ने स्टोर वाले को कंसाइनी को गुड्स भेजे। तो इस अरेंजमेंट में बच्चों हम क्या मानते हैं कि कंसाइनी के पास जो गुड्स हैं उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है? तो जनरली कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स में रिस्क और रिवॉर्ड जो होता है वो कंसाइनर के पास ही रहता है। मतलब मानो मैंने कंसाइनी को गुड्स भेजे, मैंने बोला कि भाई मेरे पास 1,00,000 पेयर पड़े हैं जॉर्डन्स के, मैं आपको भेज देता हूँ। मान लो कंसाइनी बैठा था नोएडा में, मैंने नोएडा में ये 1000 अपने शूज़ भेज दिए। अब 1,00,000 पेयर ऑफ शूज़ मैंने कंसाइनी को भेज दिए। अब कंसाइनी से मैंने जब एंड ऑफ द मंथ में पूछा, मैंने कहा भाई बिक गए सारे? बोलता नहीं सर अभी तो 20,000 ही बिके। मैंने कहा यार अभी तो आपने कुछ सेल ही नहीं करी, 1,00,000 मैंने आपको शूज़ भेजे, अभी तक आपने सिर्फ 20,000 बेचे। तो मैंने कहा सुनो, दिल्ली में सेल अच्छी हो रही है, मैं आपसे गुड्स वापस मंगवा रहा हूँ और इसको दिल्ली भिजवा रहे हैं, तो मैं ट्रक भेज रहा हूँ, आप इसको दिल्ली भेज दो। कहता ठीक है सर। भाई जहाँ पे मेरी सेल ज़्यादा होगी मैं तो उसको वहीं भेजूंगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या कंसाइनी के पास राइट है कि वो रोक ले? एक होता है अरेंजमेंट कि भाई कंसाइनी ने खरीद ली, तो अगर कंसाइनी को बेच दिए, कंसाइनी के पास सारा रिस्क और रिवॉर्ड चला गया, तो मैं अपनी सेल उसी समय मान लूंगा जैसे ही मैंने कंसाइनी को भेजा। बट अगर मैंने कंसाइनी को भेजा और उसका रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए, तो उस केस में कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड भेजता है, नाइकी ने जब कंसाइनी को गुड्स भेजे, तो उस केस में रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज नहीं होगा बच्चों। तो अब मेरे साथ इस बारे में लिखना। एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हो, नाइकी सेंड्स जॉर्डन शूज। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको बाद में पढ़ते हुए ध्यान रहेगा। अब बच्चों मेरे साथ लिखो, रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड when goods are delivered to consignee, because control or risk and rewards are not transferred. तो बच्चों रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कंसाइनी बिकॉज कंट्रोल और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। जो मैंने आपको समझाया, भाई मेरे पास राइट था कि मैंने उससे जूते अपने वापस उठाकर भेज दिए दिल्ली, तो भाई कंसाइनी के पास तो कंट्रोल ही नहीं गया उनका। कंसाइनी उसको होल्ड थोड़ी कर सकता है, नहीं बिके तो भाई मेरे को अपने जूते बेचने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रही, मैंने उसको कंट्रोल तो ट्रांसफर ही नहीं करा। तो जब कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करा तो रेवेन्यू में भी ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा जब मैं ये गुड्स ट्रांसफर करूंगा कंसाइनी को। तो बच्चों ये इतना सही है, इस बारे में ज़्यादा वो नहीं है, थ्योरी में कभी कभार इसका क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों ये है 5th, ये देखना, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एंटिटी मेरे साथ पहले एक बार लिख लो, मैं फिर समझाता हूँ।
एंटिटी बिल्स अ कस्टमर but retain physical possession due to customer request. बच्चों समझो, एंटिटी ने बिल कर दिया है कस्टमर को बट फिजिकल पोजेशन नहीं दिया है अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है भाई, आपने गुड्स बनाए, किसी कंपनी के लिए आपने गुड्स बनाए और आपने मान लो आपके ज्वेलरी का काम है, आपने किसी कस्टमर के लिए ज्वेलरी बनाई और कस्टमर कहता है कि सर अभी ना मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं 1 महीने या 2 महीने बाद आऊँगा, तो आप तब तक मेरे बिहाफ पे ये होल्ड कर लो, आप अपने पास रखो। तो बच्चों तब तक के लिए एंड वो कहता है कि भाई आप मेरे को बिल भेज दो और मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ। तो एंटिटी ने बिल कर दिया है कस्टमर को बट उसका फिजिकल पोजेशन अभी तक एंटिटी के पास ही है, सेलर के पास है कस्टमर की रिक्वेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। एक तो बच्चों है कंट्रोल ट्रांसफर और कंट्रोल नॉट ट्रांसफर्ड। एक है बच्चों कंट्रोल ट्रांसफर्ड, एक है कंट्रोल नॉट ट्रांसफर्ड। मुझे एक बात बताओ भाई, एक केस में तो हो सकता है कि मैंने कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया हो, तो बच्चों मेरे साथ पहले तो कंट्रोल ट्रांसफर देखो, कंट्रोल ट्रांसफर में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो कंट्रोल ट्रांसफर का क्या मतलब है सर, तो आप मेरे साथ प्राइमरीली वो चीज़ें देख लो जो कंट्रोल ट्रांसफर का मतलब है। भाई ये कस्टमर रिक्वेस्ट पे करा गया है, ऐसा कस्टमर रिक्वेस्ट पे करा गया है, उसको होल्ड कस्टमर रिक्वेस्ट पे करा गया है और एंटिटी कैनॉट यूज दिस प्रोडक्ट, एंटिटी कैनॉट सेल और यूज द प्रोडक्ट। भाई एंटिटी के पास इसको बेचने का या यूज करने का राइट नहीं है, सेलर के पास इसको बेचने का और यूज करने का राइट नहीं है। तो इस केस में हम मानेंगे बच्चों की आपकी जो सेल है, जो आपने सेल करी है वो हो चुकी है। हम इसमें मानेंगे कि आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। तो आप इस केस में अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दोगे क्योंकि बच्चों उसका कंट्रोल तो ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ पोजेशन ही तो आपके पास पड़ा है। तो इस केस में हम ये मानेंगे कि भाई आपने सेल कर दी है और इसका रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो बच्चों अब मुझे बताओ रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो बच्चों नॉर्मल आएगा, क्या, सेल ऑफ गुड्स, भाई आपने गुड्स बेचे। और क्या कुछ और भी आएगा बच्चों? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, फिर बताओ क्या आएगा? कस्टोडियल सर्विस। ये कस्टोडियल सर्विस क्या है सर? यार मुझे एक बात बताओ, आपने गुड्स बेचे, भाई ये जो गुड्स आपने बेचे, तो गुड्स बेचते ही भाई कस्टमर का ये फर्ज बनता है कि कस्टमर आपसे उठा ले, बट आपने कस्टमर के बिहाफ पे वो गुड्स 1 या 2 महीने रखे। तो बच्चों क्या आप कस्टमर को ये जो कस्टोडियल सर्विस, इसको रखने की सर्विस दे रहे हो, क्या इसके लिए कुछ चार्ज नहीं करोगे? भाई लॉकर में आपने रखा, लॉकर रेंट चार्ज नहीं करोगे, उसकी सिक्योरिटी उस वो रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो बच्चों यहाँ पे आप एक और चीज चार्ज करोगे, वो है कस्टोडियल सर्विस। तो इसको हम मानते हैं बच्चों ये दोनों चीजें सेपरेट है। भाई वो ऐसा भी तो हो सकता था कि वो आपसे गुड्स ले लेता और इसको बैंक में जाके रखवा देता, बट उसने आपसे गुड्स नहीं लिए, उसने आपसे 2 सर्विस ली है। तो ये बच्चों हमारी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन गई, जो हमने पार्ट 1 में देखा था अपनी वीडियो में, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुई है। तो आप मानोगे कि ये 2 तरीके, एक तो आपने गुड्स बेचे और एक आपने सर्विस बेची, इसको आप अलग अलग रिकॉग्नाइज करोगे और एलोकेट करोगे ट्रांसफर प्राइस।
जो भी प्राइस होगा उसको एलोकेट करोगे स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेस पे। तो बच्चों ये है आपका कंट्रोल ट्रांसफर्ड वाला केस। अब आपका दूसरा केस है बच्चों कंट्रोल नॉट ट्रांसफर्ड। यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है भाई, आपने एंटिटी को कंट्रोल, जो बायर है उसने कंट्रोल नहीं लिया है अभी उसका, मतलब आप उसको यूज भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो। तो इस केस में बच्चों आप मानोगे कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तक वो गुड्स आपके पास ही है और आपके ही है। तो नो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, नो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। और अगर आपने कोई कैश कलेक्ट करा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि बच्चों हो सकता है ये सेल हो ही ना, वो पैसे वापस ले ले। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट जो वॉट एवर ना अमाउंट। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपकी एंट्री हो जाएगी। बहुत सिंपल था, मुश्किल तो नहीं लगा होगा आपको, आई होप सो। फिर भी कोई डाउट होता है बच्चों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो है वारंटीज। बच्चों वारंटीज वैसे तो हम देख चुके हैं IAS 37 में। IAS 37 बच्चों आप इससे पहले एक बार देख लेना क्योंकि वहाँ पे हमने वारंटी को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, बट यहाँ पे भी मैं चीज़ों को समझा देता हूँ एक बार। बच्चों वारंटी दो तरीके की होती है। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, लैपटॉप आपने बेचा, डेल ने लैपटॉप बेचा, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का तो वो सब चीज़ें मत सोचिएगा। डेल ने लैपटॉप बेचा और लैपटॉप उसने बेचा $100 का, $100 का लैपटॉप दिया और उसके साथ उसने 1 साल की वारंटी कि भाई लैपटॉप में आप ये लेकर जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ, 1 साल तक कोई भी दिक्कत होगी तो हम ठीक करा के देंगे, डेल ठीक करा के देंगे। फिर उसने एक ऑफर दिया कि अगर आपको 2 साल और चाहिए, मतलब आपको टोटल 1 साल हम दे रहे हैं, 2 साल आप और खरीद सकते हो हमसे, तो टोटल 3 साल, तो आपको 2 साल के लिए अलग पैसे पे करने होंगे, एक्सटेंडेड वारंटी। तो बच्चों इस केस में ना हमारी 2 तरीके की वारंटी है। एक तो ही अश्योरेंस टाइप वारंटी। ये वारंटी कौन सी हुई बच्चों, जो आपने 1 साल की वारंटी दी है विद लैपटॉप। तो ये तो आपका IAS 37 स्टैंडर्ड वारंटी है आपकी, दिस इज योर स्टैंडर्ड वारंटी। और इसके लिए कस्टमर does not have an option to purchase separately। तो बच्चों यहाँ पे ये अश्योरेंस टाइप वारंटी है, ये आपकी अश्योरेंस टाइप वारंटी है और ये आप स्टैंडर्ड वारंटी अपने लैपटॉप के साथ देते ही हो। तो यहाँ पे कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो इसको सेपरेटली परचेज कर सकता है। तो बच्चों इसको हम ट्रीट करते हैं IAS 37 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अश्योरेंस टाइप है, ये तो आपको देनी ही देनी है, तो इसको आप IAS 37 में प्रोविजन बना के ट्रीट करोगे। और बच्चों हमारे को यहाँ पे जिस चीज़ से मेन कंसर्न है वो है सर्विस टाइप वारंटी से। ये जो 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी आपने दी बच्चों, क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है? बिल्कुल भाई, ये वारंटी वो बाहर से भी किसी से ले सकता है, वो बाहर से भी तो ठीक करा सकता है, बट अगर वो मेरे से ही ले रहा है, डेल से ही ले रहा है, तो ये एक सेपरेट सर्विस है, इसके लिए मैं सेपरेटली चार्ज करूंगा। तो बच्चों यहाँ पे कस्टमर हैव एन ऑप्शन टू परचेज सेपरेटली। भाई कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो सेपरेटली परचेज कर सकता है, और क्या परचेज कर सकता है, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर रहा है वो 2 साल की। तो बच्चों इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? इसको आप ट्रीट करोगे एज पर IFRS 15 रेवेन्यू। भाई इसको आप अलग सेल ऑफ सर्विस मानोगे और इसको सेपरेटली ट्रीट करोगे। फिर इसका हम IFRS 15 हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है बच्चों कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो
वो वीडियो आप देख लेना एक बार, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अब मेरे साथ एक एग्जांपल देखो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। एग्जांपल मानो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस, मेरे साथ लिखो बच्चों पहले, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस फ्रॉम सेल ऑफ लैपटॉप, sale of laptop and 3 years extended warranty is 36,000. Assurance warranty is provided for first 90 days. स्टैंड अलोन प्राइस हमें दे रखा है कंप्यूटर का और एक्सटेंडेड वारंटी का। क्या प्राइस दे रखा है? कंप्यूटर का हमारे को दे रखा है 32,000 और एक्सटेंडेड वारंटी का दे रखा है 4,000। ठीक है। एंटिटी एस्टिमेट्स that it will incur $2,000 to repair defects in first 90 days। तो मेरे साथ क्वेश्चन समझो बच्चों, क्या मतलब है इसका। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस फ्रॉम सेल ऑफ लैपटॉप एंड 3 year एक्सटेंडेड वारंटी इज 36,000। तो हमारे को ये बता रखा है कि टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है बच्चों वो हमारा 36,000 है, और इसमें हमने क्या दिया है, एक तो लैपटॉप सेल करा है और दूसरा क्या सेल करा है, एक्सटेंडेड वारंटी 3 साल की। ठीक है। अश्योरेंस वारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट 90 days। तो जो अश्योरेंस वारंटी है वो 90 दिनों की है स्टार्टिंग की। तो बच्चों जो स्टार्टिंग है 90 days है, वो तो अश्योरेंस वारंटी है, वो तो लैपटॉप की ही कॉस्ट में कवर्ड है। ठीक है। स्टैंड अलोन प्राइस कंप्यूटर का है 32,000, एक्सटेंडेड वारंटी है 4,000। ठीक है। और एंटिटी एस्टिमेट्स दैट इट विल इनकर $2,000 टू रिपेयर डिफेक्ट्स इन फर्स्ट 90 days। तो एंटिटी ये एस्टिमेट करती है कि $2,000 इनकर करेगी वो डिफेक्ट्स को रिपेयर करने में फर्स्ट 90 days है बच्चों। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हमारी एक सेल हुई है, एक तो सेल हुई है। ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक सेल की, जिसमें कंप्यूटर है 32,000 का, एक्सटेंडेड वारंटी है 4,000 की बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ सेल क्या एंट्री पास होगी? क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास कैश आया होगा? पहले तो कैश आया है, कितने का कैश आया होगा? 36,000 कैश आए, हमें बता रखा है यहाँ पे भाई 36,000 कैश आया टू रेवेन्यू। बच्चों मेरा आज के दिन पॉइंट ऑफ टाइम में क्या रेवेन्यू हुआ? जो मैंने लैपटॉप सप्लाई करा वो मेरा आज का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू मेरा लैपटॉप कंप्यूटर कितने का है? 32,000 का। तो मैं ये मान लूँ मेरा रेवेन्यू 32,000 का हो गया, ये हमने क्रेडिट कर दिया। टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। सर ये कहाँ से आ गए? तो बच्चों फर्स्ट वीडियो में आपने एक चीज़ देखी थी
कि अभी हमने जो उनसे 4,000 कलेक्ट करे हैं वो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम में आगे जाकर रियलाइज होंगे। 3 साल में जाकर जब हम उनको पूरी वारंटी दे देंगे वो पैसा, तब टाइम अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रियलाइज करेंगे। तो आज के दिन तो वो मेरी एक लाइबिलिटी है, भाई पैसा आ रखा है, एडवांस पेमेंट है, तो इसको 4,000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी एक्सटेंडेड वारंटी वाले क्रेडिट। बच्चों कुछ बात समझ आती है? ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, आप एक्सपेंस की एक बात बता रखी है बच्चों, उसको हम कहाँ कैसे ट्रीट करेंगे? एज पर IAS 37, ध्यान रखना, एज पर IAS 37 हम उस अमाउंट को ट्रीट करेंगे और उसके लिए क्या बनाएंगे? वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना एक्सपेंस हम समझ रहे हैं बच्चों? अभी आएगा 2,000 का फर्स्ट 90 डेज में। टू प्रोविजन, प्रोविजन अकाउंट। तो भाई उस 2,000 का जो हमने एक्सपेंस माना है वो हम प्रोविजन बना देंगे, और जैसे जैसे इनकर होगा, भाई मान लो जब वो इनकर होगा तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट कैश। बस इट इज एज सिंपल एज दैट बच्चों। तो यहाँ पे हमारा IFRS 15 खत्म होता है बच्चों। मुझे लगता है मैंने आपको इनफ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स भी ऑलमोस्ट सारे मैंने समझा दिए हैं आपको। ज़्यादा इससे बाहर ज़्यादा आने की उम्मीद तो नहीं होती, बट बच्चों स्टिल मैं कोई क्लेम नहीं करता कि इससे बाहर नहीं आएगा। पेपर में कुछ भी आ सकता है, आपको बुक तो पढ़नी ही है, उसके क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही आप इस चैप्टर को परफेक्टली, इस पेपर को परफेक्टली कर पाओगे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिए हैं सारे। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो यही है सिंपल, कि आपको इसके सारे स्टडी टेक्स्ट के TYUs प्लस एग्जाम किट की जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो बच्चों अभी तक तो यही है, बाकी आपको अगर फिर भी आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस नंबर पे, या कमेंट में डाल के भी बता सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आपसे अलविदा लूंगा आज के लिए। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए।